ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वेरिएशन देखेंगे अल्टीट्यूड पे। मे बी कि हम h बहुत लेस देन r लें, r जहाँ की रेडियस ऑफ द अर्थ है, और वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ भी देखें, किसी लेटीट्यूड पे भी देखेंगे। लेकिन इसको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम इन जनरल कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं शेल थ्योरम का। तो शेल थ्योरम क्या कहता है, देखो अपने को निकालना क्या है, पहले तो फील्ड या इंटेंसिटी या जो भी निकालना चाहें हम, यहाँ पे मास m एक टेस्ट मास रखा हुआ है मान लो, और ये एक बड़ा सा शेल है r रेडियस का। तो अपने को केस क्या देखना है कि जब मेरा मास जो है सो इस स्फीयर के बाहर है। दूसरे केस में हो सकता है कि ये मास मेरा स्फीयर के अंदर हो जब r लेस देन r है, और केस 3 में सरफेस पे हो। तो तीनों केस में देखते हैं पहले स्फीयर से, उसके बाद इस वेरिएशन ऑफ जी को भी समझेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा मास यहाँ रखा हुआ है, बाहर है भी, जो कि मेरा r ग्रेटर देन r है। तो क्या होगा ऐसे केस में, शेल थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर तुम्हारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो ऐसे केस में इसका कंप्लीट मास को हम यहाँ पे सेंटर पे मान सकते हैं सिचुएटेड, ठीक है। शेल थ्योरम 1 है, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर यहाँ से सिर्फ r डिस्टेंस को ले लो, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो GM अपॉन दिस r स्क्वायर। अगर हम अर्थ को अज्यूम करें एक स्फीयर की तरह, तो मैं इस फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू GM अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और जी इफेक्टिव को मैं लिख सकता हूँ GM अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं सरफेस पे हूँ तो बिल्कुल मैं क्या कर सकता हूँ, mg इज इक्वल टू, या नियर सरफेस पे है, GM बाई r स्क्वायर, यानी कि हम g को ले सकते हैं GM बाई r स्क्वायर। इसका यूज यहाँ करें तो GM बाई r स्क्वायर, इसका मतलब r स्क्वायर मुझे ऊपर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो मेरी आ जाएगी g इंटू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ एक सेकेंड, नाउ मान लो ये g जो इफेक्टिव मेरी आ गई है, ये आ गई मेरी g इंटू r स्क्वायर अपॉन, ये r क्या है, r प्लस h है, h का स्क्वायर। यानी कि अब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं यहाँ से नीचे में, तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन h अपॉन r का कंप्लीटली स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा, अब तो सिंपल है, g इंटू 1 प्लस h बाई r पे पावर लिख सकते हैं -2, या अप्रोक्सीमेटली क्या होगा ये एक्सपेंशन। तो बाकी के इतने छोटे टर्म में अगर h मच लेस देन r है, अगर h मच लेस देन r है, तो क्या हो जाएगा, ये बाकी के सारे टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं उसको, ठीक है, जीरो के अप्रोक्सीमेट मान के। तो इन केस ऑफ h मच लेस देन r, ठीक है, तो हमारी g जो है सो 1 माइनस 2h अपॉन r हो गई g इफेक्टिव, ठीक है। और किसी भी डिस्टेंस के लिए यहाँ से कितनी हो गई वैल्यू, तो GM बाई r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो मेरा g है, ये वाला अगर पार्ट पकड़े तो हमारा g जो है सो वेरी कर रहा है 1 अपॉन r स्क्वायर से बाहर में, ठीक है। इसको केस नंबर 1 का मान के लिख दें कि g जो है हमारा 1 बाई r स्क्वायर से वेरी करता है, और बहुत नियर अबाउट जो सरफेस है वहाँ पे ये g 1 माइनस 2h अपॉन r के बराबर होता है, जहाँ की h जो मेरी हाइट है सरफेस से, यहाँ से, तभी तो मैंने r को रिप्लेस कर दिया था r प्लस h से, ठीक है। तो ये अगर नियर बाई है, मतलब इसके कंपैरिजन में, कैपिटल R के कंपैरिजन में छोटा है, तो हमारा
जी इफेक्टिव इतना आता है, ठीक है। बट जनरली जो आया सो मेरा सेंटर से जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। केस 2 को उठाया जाए तो केस 2 को जैसे उठाएंगे उस समय हमको पढ़ना पड़ेगा शेल थ्योरम 2। और शेल थ्योरम 2 क्या कहता है? शेल थ्योरम 2 कहता है कि अगर आपका मास इनसाइड में है इस सेल के या स्फेयर के, तो यहाँ पे इस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जो बाहर वाला जो पार्ट है ना इस सेल का, इस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, यानी कि इस पे बाहर वाले पार्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब ये जो पार्ट है हमारा बाहर का जो पार्ट है, ये जो हमने ये सरफेस लिया डॉटेड लाइन से, इसके बाहर वाले का इस पे टोटल रिजल्टेंट 0 होगा। देख भी सकते हो सिमेट्री के कारण वो जब कल कंप्यूट किया जाएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसका बाहर वाले का कोई इम्पैक्ट इस पे होगा नहीं, तो सिर्फ इस मास का इम्पैक्ट है। यानी कि अब मेरी जो रेडियस है वो r है, केस 2 उठाते हैं, r जो है सो लेस देन r है, यानी कि मेरा मास जो है इनसाइड द स्फीयर चला गया। यानी कि समझो कि अर्थ के अंदर कुछ डेप्थ के अंदर हम चले गए, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरी ग्रेविटी जो है मतलब फोर्स कैसे वेरी करती है या जी कैसे वेरी करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें केस 2 को r लेस देन r पे, तो यहाँ पे चलो जो मास जी इफेक्टिव है वो होनी चाहिए मेरी जी एम डैश एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, एम डैश, क्योंकि बाहर वाले मास का कोई फर्क है नहीं, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये बस इसके मास से हमको मतलब है। तो पहले तो इस मास को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, डेंसिटी टोटल मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी इक्वल टू एम डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यानी कि हमारा m अपॉन आर क्यूब शुड बी इक्वल टू एम डैश अपॉन आर क्यूब, यानी कि एम डैश जो होना चाहिए वो एम आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब का है, ठीक है। अब लगाओ एम जी इफेक्टिव या जी इफेक्टिव, एम तो चला गया, बराबर क्या हो गया, तो जी एम डैश अपॉन और एम लिख दो अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आ गया आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, तो आर स्क्वायर से ये वाला पार्ट गया, यानी कि जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर, यानी कि ये पार्ट तो अब है कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यानी कि जी इफेक्टिव अब जो है मेरी वो प्रोपोर्शनल है आर के, लीनियरली वेरी कर रही है। तो केस 2 पे हम डाल दें जी जो है सो वेरी कर रही है लीनियरली आर के साथ, यानी कि सेंटर पे अगर देखी जाए तो क्या वैल्यू होगी, सेंटर पे 0, और सरफेस पे केस 2 से देखेंगे तो सरफेस पे जो होगी वो होगी हमारी जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर, यानी कि जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। केस 1 से देखें तो क्या होगी, तो जी बराबर आई थी हमारी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वहाँ भी आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर आई थी, उसकी जगह हमने कैपिटल आर रखा। तो सरफेस पे भाई केस 1 से उठाओ केस 2 से उठाओ, वैल्यू यही आने वाली है। अब इसी चीज़ को अगर हम प्लॉट करें, वो दोनों केस जो उधर लिख रखा है, एक केस में मेरा जी वेरी करता है 1 अपॉन आर स्क्वायर से, और एक केस में वेरी करता है जी वेरी कर रहा है आर के लीनियरली, यानी कि अगर मैं सेंटर पे चलूँ तो सेंटर पे मेरी एक्सीलरेशन जो है सो 0 है, ठीक है, और ये पहुंचती है सरफेस तक, यानी कि r इक्वल टू आर पे लीनियरली वेरी करते करते किसी एक पोजीशन पे, जो वैल्यू कितनी आई थी, वैल्यू आई थी जी एम अपॉन आर स्क्वायर के, और यहाँ से 1 बाई आर स्क्वायर के साथ, यानी कि कुछ ऐसा, थोड़ा यानी कि कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जी जो है सो वेरी कर रही है 1 अपॉन आर स्क्वायर से, और यहाँ पे जी जो है सो वेरी कर रही है आर के साथ लीनियरली। तो कर्व क्लियर हो गया, ये जो पॉइंट है इस पे वैल्यू है अपने को दिया हुआ जी अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है
कर्व डायरेक्टली पूछ देता है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। इस पर एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक प्रॉब्लम बनाते हैं।